अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीक। मुल्क भर में पेट्रोल के एक नए बहरान ने सर उठा लिया है। अवाम ने रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों की आदत तो डाल ली और जाहिर है इस पर उनके पास रिएक्शन का, रद्द अमल का कोई चारा भी मौजूद नहीं था। लेकिन जिनके पास ये इख्तियार था उनकी जानिब से ये कह दिया गया है कि बुनियादी तौर पर वो इसे नहीं मानते हैं। और पाकिस्तान पेट्रोल पम्प्स ओनर्स एसोसिएशन के बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल में शमूलियत का हतमी फ़ैसला कर लिया। और अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत इनको मना पाएगी, क्योंकि ये कहते हैं, ये एसोसिएशंस कहती हैं कि हमारे लिए रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों के साथ एडजस्टमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, रोज़ाना कीमतों का तयन नहीं हो सकता। और इसी वजह से आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप मालिकान और फिर कल सुबह 6 बजे से डीलर्स पेट्रोल पंप्स बंद करने का फ़ैसला कर चुके हैं। अलबत्ता कोशिश अभी भी जारी है कि इस बहरान पर किसी तरह काबू पाया जाए और तमाम ही लोग एक पेज पर आ जाएं। लेकिन जाहिर है ये जब सूरत हाल रहेगी तो इसमें पैनिक भी अपनी जगह मौजूद रहेगा। लोग कोशिश करेंगे कि वो अपने टैंक्स को आज 12 बजे से पहले फिल करवा लें और यही वजह है कि हुकूमत हर बार घुटने टेकती है। आप देखिए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को लेकर किस तरह से बात होती रही जब पेट्रोल की कीमतों के तयन से मुताल्लिक़ मामलात हुए, और अब जब हुकूमत ये कहती है कि ओगरा को उन्होंने आज़ादी दी है, इख्तियार दिया है और हुकूमत का जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म करते हुए ओगरा अब ख़ुद मुख्तार तरीके से कीमतों का तयन करेगा। और आपने देखा भी कि पहले 35 पैसे पहले दिन आपको पेट्रोल में कम हुए, लेकिन अगली मरतबा अगले ही दिन 4 रुपये कुछ पैसों का इजाफा कर दिया गया। तो ये बुनियादी तौर पर अब रोज़ाना होगा, यानी आज मंगल को या बुध को जो पिछले मंगल और बुध का रेट है उसके हिसाब से जो एवरेज है उसकी 7 डेज़ की मूविंग एवरेज, उसके अकॉर्डिंगली इसको लेकर चला जाएगा। लेकिन इस सब के बीच आप देखिए कि हुकूमत ज़ाहिर है अपना मौक़िफ़ रखती है और डीलर्स एसोसिएशन, पेट्रोल पंप मालिकान अपना मौक़िफ़ रखते हैं। अवाम के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो बुनियादी तौर पर उन्हें जब जहाँ जिस तरफ हाँक दिया जाए वो उस तरफ से जाके अपने मामलात को चलाएं और उस तरह से ही अपने मामलात को पूरा करें। यानी जो निज़ाम राइज हो, नाफिज हो, सब बड़ों का जिस पर इत्तेफाक और इक्तिफा हो, उसके आगे सरनिगू करना आवाम का वाहिद ऑप्शन है और इसके अलावा कोई रास्ता और चारा नहीं है। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ज्वाइन करें पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सदर हैं और इसके साथ साथ हम जाहिर है जो अपोजिशन है उसका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जमात इस्लामी ये कहती है कि पेट्रोलियम लेवी के ख़िलाफ़ वो भी मुल्क भर में शाहराहें बंद करने जा रही है 7 अगस्त को, और ज़ाहिर है रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों को लेकर उनका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन सबसे पहले आमिर खान साहब से बात करते हैं। आमिर खान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बुनियादी तौर पर हुकूमत कहती है कि ओगरा को हमने बाइख्तियार कर दिया है, अब जो आलमी मार्केट की कीमतें हैं वो फ़ौरी तौर पर आवाम तक पहुँचेंगी, ज़्यादा या कम जो भी होगा फ़ौरन आवाम तक आ जाएगा। आप क्यों इस फैसले के साथ नहीं चल सकते? आप क्यों पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला कर चुके हैं? असल में भाईजान बात ये है कि हमने तो कई दिन तो देखना, आज चौथा 5वां दिन है शायद ना, रोज जो कीमतें चेंज हो रही है, तो हम लोग ये सोच रहे थे आपस में मीटिंग करके कि यार अगर ये मैनेजेबल हो तो हम इसको ओके कर लेंगे ना, लेकिन ये मैनेजेबल है ही नहीं ना। पहले महीने में एक बार चेंज होता था तो 2 दिन जो है ना एलोकेशन लगती थी, और हम लोग जो फेस करते थे शॉर्टेज को या उसको कितने 2 दिन महीने में, फिर 15 दिन में होने लगी। जब 15 दिन में रेट चेंज होने लगे तो फिर क्या हुआ, 15 दिन के बाद 2 दिन जो है ना एलोकेशन लगती थी, महीने में 4 दिन हो गई, फिर हफ्ते में हुआ तो फिर 2 दिन आखिरी जो होते हैं, जैसे 5 दिन चला, छठे 7वें दिन जो है ना एलोकेशन लग जाती थी। अब वो कितने महीने में जो है ना 8 दिन इस तरह हम लोग इसको फेस कर रहे हैं। दूसरा, ये कैसे मुमकिन है कि एक ट्राला लाहौर तक जाएगा और किराया वो एक तय कर लेगा कि मैंने इतना किराया लेना है, जैसे फिक्स होता है ना किराया आपके ट्रालों के, बसों के, पैसेंजर्स के, उसके बाद वो रास्ते में रोकेगा जी 5 रुपए बढ़ गया, मेरे जो है ना 50 रुपए बढ़ गए। ट्राले वाला क्या बोलेगा, मेरे 25,000 बढ़ गए भाई, ये तो पटर जो है ना मेरे 5,000 बढ़ गए, 50 टन है तो, या जो भी XYZ है। तो ये किस तरह मैनेज होगा? हम लोगों ने तो देख लिया ना, इसको ट्राई भी कर लिया, लेकिन ये मैनेजेबल नहीं है हमारे लिए। इसमें आपको नुकसान हो रहा है कीमतों को रोज़ाना की बुनियाद पर लेकर चलना, जब बढ़ रही है तब आपको फ़ायदा भी नहीं हो रहा। एग्जैक्टली आप हुकूमत से चाहते क्या हैं? इसको 15 दिन पे वापस ले जाए या कम से कम हफ्ते में वापस ले जाए? भाईजान महीने पे वापस ले जाएं इसको। तो ये तो आप 15 दिन पे भी कर रहे थे, 7 दिन पे भी कर रहे थे, अब जब रोजाना पे आया तब हफ्ते पे भी कर रहे थे। मैनेज हो रहा था, लेकिन इनको पड़ी क्या है, मुझे तो ये लग रहा है
कि ये अवाम की कभी किसी गवर्नमेंट ने सोचा है कि अवाम के लिए कोई बेहतर फैसला करे? वो तो ये कह रहे हैं कि ये आवाम के लिए बेहतर फैसला है कि ओगरा खुद तय करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे अब। तो जब ये फैसले करते हैं तो हमारे एसोसिएशन मेंबर्स को क्यों नहीं बिठाते उनके साथ? जो है ना, ओसीएसी के मेंबर्स बैठे होते हैं, ऑयल कंपनीज के बैठे होते हैं, डीलर के कितने नुमाइंदे बैठते हैं इनके साथ कि जो फैसले कर रहे हैं ये एक तरफा फैसले रिपोज कर देते हैं कि इसको आप लोग करो। आपको तो हम बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया? नहीं हो रहे हमसे, तो हम जो है ना आखिरी कदम उठा लिया हमने। आप लोगों से बिल्कुल भी मुशावरत नहीं की गई, कोई राब्ता नहीं किया गया? कोई मुशावरत किसी मामले में नहीं होती है। हम 3 साल से जो है ना मार्जिन पे रो रहे हैं कि हमारा मार्जिन 8% किया जाए, 8%। वो डस्टबिन में फेंक देते, जो भी लेटर जाते जवाब नहीं आता है, ना मिनिस्ट्री में ना ओगरा में, किसी चीज में हमारे कोई। अब जो है ना, जब हमारे एसोसिएशन मेंबर्स गए 2 दिन पहले, कल वापस आया ही है, तो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी एडमिट किया, प्लस ओगरा चेयरमैन ने भी एडमिट किया कि आप लोग हक पे हो, बिल्कुल आपका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए और डेली बेसिस पे आप 1 हफ्ता टाइम दे दो। तो 1 हफ्ता टाइम जब हम लोगों ने आपस में मीटिंग की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, जो हमारी पीपीडीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो उन्होंने यही किया कि नहीं, ये टाइम बहुत दे चुके हैं अब। यानी हुकूमत ने आपसे 1 हफ्ता मांगा कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतें 1 हफ्ता चलने दें, फिर उसके बाद बैठकर मामलात को डिस्कस कर लेंगे, आप लेकिन टाइम देने के लिए तैयार नहीं? फैसला करेंगे वो भी एग्रीड थे कि ये 1 हफ्ता जो है ना, असल में बात ये ना कि जो बोल रहे वो वही जो है ना फंसे ना। अब इनको पता है कि ये नहीं चलना है, लेकिन ओगरा वाले बोलेंगे या कोई सेक्रेटरी बोलेगा या कोई डीजी ऑयल बोलेगा, तो वही फंसेगा ना कि तू कौन होता है बीच में बोलने वाला। अब क्या तय किया है आपने? आप पेट्रोल पंप्स बंद कर रहे हैं, कितने अरसे के लिए बंद कर रहे हैं, क्या हिकमतें अपनी अपना रहे हैं? फिलहाल तो कल 6 बजे से लेके अगले 6 बजे तक जो है ना 24 घंटे के लिए हम शट डाउन कर रहे हैं। बंद हड़ताल का लफ्ज कोई अजीब होता है, हमारा काम चल ही नहीं रहा है। पहले हमें 2 दिन जो है ना महीने में मिन्नतें करनी पड़ती थी कि माल दे दो आगे कस्टमर को देने। उसके बाद जो है ना अभी फिर हफ्ते में 1 दफा हुआ। अब रोज जो है ना यही मामूल है कि 5 रुपए बढ़ रहे, कंपनियां जो है ना एलोकेशन लगा देती कि नहीं जी माल नहीं देंगे, 12 बजे के बाद देंगे। तो हम कारोबार कैसे जारी रखें? दूसरा मार्जिन भी नहीं है हमारा, तो मार्जिन का अलग झगड़ा है, वो तो अपनी जगह पे है ही। 3 साल से हम लगे हुए, अब इंशाल्लाह उस पे भी आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव खबरें आ रही है अल्लाह के फजल। ये 6 बजे से 6 बजे के बीच जब आप बंद कर रहे हैं, इस पर आपसे रब्ता हुआ है? आपको मनाने के लिए कोई कोशिश हुई है दोबारा? जी, राब्ता कुछ नुमाइंदों से हुआ है, लेकिन हम लोग अभी इस बात पे कोई बात करना नहीं चाह रहे हैं कि जब तक हमें पूरी गारंटी ना मिले और लिखत पढ़त में ना मिले, तो जब तक हम जो है ना अपने इसी पे रहेंगे कि शटडाउन पे ही चलेंगे हम लोग। और ये शटडाउन जो है वो आगे भी बढ़ सकता है, यानी इसमें आप इसको आगे भी लेकर जाएंगे, इसी तरह का रद्द-ए-अमल अपनाएंगे, या आप समझते हैं कि 1 दिन का एहतजाज आपकी तरफ से काफ़ी रहेगा? मेरे ख्याल में पेट्रोलियम तो चंद घंटे भी अगर ये बंद हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। 24 घंटे तो बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में उससे पहले ही जो है ना अल्लाह के फजल से कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। मेरा अपना जो ख्याल है। और आपने अपना वही मुतालबा रखा है कि इसको महीने पर लेकर जाएं, और हुकूमत इस पर काम कर रही है? आपसे रब्ता हुआ है? नहीं, अभी तक कुछ हुआ है, लेकिन उस फॉर्म पे नहीं हुआ है जो जिस फॉर्म पे होना चाहिए था। और आपकी शर्त महीने पर ही, मतलब 1 महीने के लिए कीमतें होनी चाहिए, यही है? जी बिल्कुल, 1 महीने पर है और 8% मार्जिन पे, 8% मार्जिन पे, ये जरूर मेंशन करना। 8% मार्जिन पे हुकूमत क्या कहती है? करेगी, उनको खुद पता है कि नहीं चलेगा ना। ये हमारे बिजली के बिल हमारे गले पड़े होते हैं, लोगों की तनख्वाहें गले पड़ी होती है। अभी जो गए थे पूरे कैलकुलेशन के साथ गए थे हम लोग, और उनके सामने जब कैलकुलेशन रखी तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, आप लोग के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन आपने हमसे कुछ देर पहले कहा कि हुकूमत आवाम के लिए कभी कोई फैसला नहीं करती। अगर आपका मार्जिन बढ़ता है तो जाहिर है वो तो कंज्यूमर पर कन्वर्ट होगा ना, खरीदार पर जाएगा। तो आप नहीं समझते कि ये भी बिल्कुल लेवी जो 125 रुपए उसमें से कम कर देना, कोई जरूरी है कि लेवी 125 रुपए लेनी है? वो तो कहते हैं 80 रुपए से कम लेवी ले रहे हैं। हमारे 2-4 रुपए से बोझ पड़ते हैं, इनके लेवी के 100 रुपए से बोझ नहीं पड़ते हैं। वो कहते हैं 80 रुपए से भी कम लेवी ले रहे हैं। खुर्रम शहजाद कहते हैं मुशीर खजाना। चले उनकी मान लेते हैं, 80 रुपए से कम ले रहे हैं ना। 80 रुपए लेवी है क्या चीज भाई? ये भी तो जबरदस्ती का टैक्स है ना। तो आप कहते हैं इसमें अपना हिस्सा कम करके हुकूमत आपका थोड़ा सा हिस्सा दे दे आपको? वो तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम कहते हैं कि 80 रुपए लेवी है तो हमारे 10 रुपए पे क्या पाकिस्तान के अवाम लुट जाएगी क्या? और ये जो आपकी हड़ताल है या जो आपके एहतजाज है, इसमें पाकिस्तान के किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं होगा? देखिए जी, हम लोग वो यूनियन तो है नहीं कि डंडे उठा के जो है ना वो टैंक लारी यूनियन की तरह डंडा मारी करे।
हमने तो सबको बोले कि जो कारोबार बंद करना चाहे बंद कर दो, जो चला सकते हैं चला ले। हमारे पीछे तो सारी 14,000 डीलर थे, उसमें से अक्सरियत लगी हुई थी कि ये तो आगे बढ़ो और इसको कोई स्ट्रीमलाइन करो। हम लोग तो मर गए, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हमसे। तो हम लोगों ने जो फैसला किया अल्लाह के बदल से, उसमें सारे डीलर तकरीबन अक्सरियत हमारे साथ है और वो खुद बंद करना चाह रहे थे। लेकिन ये है कि हर कोई बंद करेगा तो कोई सुनी नहीं जाएगी। जब इकट्ठा बंद करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आवाज जाएगी। अगर आपकी डेडलाइन पूरी होने के बाद हुकूमत नहीं मानती आपकी शराइत को, तो आपका अगला लाएमल क्या होगा? फिर मजीद इसको एक्सटेंड कर देंगे। इसको कुछ घंटों के लिए एक्सटेंड करेंगे या आप इसको दिनों पर ले जाएंगे? नहीं, लाजमी बात है कि हमसे अभी भी मेरा आला जानता है कि जब एलोकेशन लगती है तो हम लोग मिन्नतें करके ओएमसी से माल निकलवाते हैं। 8,000 दे दो, अगर 16,000 चाहिए तो 8,000 देते हैं, या 24,000 चाहिए 8,000 का एक चैम्बर बेच देते हैं। बस ये चलाओ, 2 घंटे बाद फिर ड्राई हो जाता है। अच्छा, जबकि फेस हम करते कस्टमर को और जो बुरी बातें सुनने को मिलती है हमें मिलती है कि जी पेट्रोलियम डीलर जो है ना, ये पेट्रोल पंप वाले माल रख के बैठे होते हैं और रात को जब खुल जाता है पीएसओ तो चला लेती है ना 12 बजे के बाद नए रेट पे, फिर तेल आ जाता है। फिर कहते देखिए जी रोके बैठे हुए थे और तेल नहीं दे देते, अब जो है ना देख तेल आ गया इनके पास। आपके इस एहतजाज में कोई इस्तिस्ना होगा एम्बुलेंसेस के लिए या मोटरसाइकिल सवार जो फैमिलीज हैं या इस तरह, या आपका ये टोटल शटडाउन है, किसी को एक कतरा पेट्रोल नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए जी कोको साइडें सैकड़ों की तादाद में मुल्क में है, बल्कि दर्जनों के हर सिटी में जो है ना दर्जनों के हिसाब से कोको साइडें हैं। तो कोको साइडें तो बंद नहीं होंगी ना हमारे साथ, जो कंपनी ऑपरेटेड साइडें हैं। ये तो सिर्फ डीलर साइडें बंद होगी, तो वो एम्बुलेंस है या XYZ है वो वहां से ले सकते हैं तेल। ठीक है, यानी आपकी तरफ से 6 बजे से 6 बजे तक तेल नहीं मिलेगा और ये एहतजाज आगे भी बढ़ सकता है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमीर खान साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर की सियासत में इलेक्शन की तारीखें करीब आते ही सियासी माहौल में गर्मा गर्मी है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आम इंतखाबात का नया 3 मरहलों पर मुश्तमिल शेड्यूल जारी कर दिया। अब इंतखाबात 27 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक मुख्तलिफ डिवीजन्स में करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि यह फैसला इंतजामी उमूर और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल आया है। शाजिया मरी साहिबा ये कहती हैं, वो ये दावा करती हैं कि इंतखाबी शेड्यूल में ये गैर मुतवक्कित तब्दीलियाँ बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूलियत की वजह से की गई हैं। वो ये कहती हैं कि चाहे शेड्यूल कितना ही क्यों ना बदल दिया जाए, फ़तह पीपल्स पार्टी की ही होगी। ये पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शिकवा जवाब शिकवा जो है उसका सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से जब मुखातिब हुई तो उन्होंने सिंध की टूटी सड़कों का ताना दिया। पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं सूबाई वज़ीर शर्जील नाम मेमन है, उन्होंने मरीम नवाज़ के बयानात पर तनकीद किया और नून लीग को फॉर्म 47 की पैदावार करार दिया है। तो ये दोनों इत्तेहादी हैं और ये मिलकर काम कर रहे हैं वफाक में, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद और आज़ाद कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो इन दोनों की वजह से आप देख सकते हैं कि इस वक्त इलेक्शन का कहाँ तक जा चुका है। लेकिन इस सब के बीच जो इंटरेस्टिंग ख्वाहिश है वो किसी और की नहीं, पाकिस्तान के 3 मरतबा साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की है। और वो ये कहते हैं कि अगर नून लीग जीतती है तो फिर मैं शहबाज शरीफ से बात करूँगा। पार्टी के सदर वैसे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ खुद हैं, कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ से बात करूँगा और उनसे कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर लगा दें। अच्छा, इस सब के बीच जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दूसरा सेंटिमेंट है ऑन दी अदर साइड उसको भी साथ लेकर चल रही है। वफाक पर तनकीद है, ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ से मुतालिक जो मामलात हैं उस पर बिलावल भुट्टो का बड़ा दो टोक वाज़ेह मौक़िफ़ है। और वहीं साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि सिंध की कारकर्दगी देख लें, कराची की टूटी सड़कें देख लें। एहसन इकबाल साहब ने भी यही कहा था कि कश्मीर के लोग लाहौर चाहते हैं, कराची नहीं। लेकिन अब इस सब के बीच ये जो इंतखाबी शेड्यूल है ये किस हद तक सियासी जमातों को मुतासर करेगा और ये दोनों इत्तेहादी आपस में आखिर कश्मीर में लड़ेंगे तो कहीं तीसरा फरीक तो कामयाब नहीं होगा। हमें ज्वाइन करें सेनेटर शहादत आवाम साहब, मुस्लिम लीग नून से शुमाइला राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सेनेटर साहब, बुनियादी तौर पर आपसे शुरू करते हैं। ये जो शेड्यूल स्ट्रेच हो गया है, ज़ाहिर है उसकी एक तौजीह है, वजह है। आप समझते हैं कि ये ही एक वाहिद रास्ता था या इसके अलावा भी कोई रास्ता मौजूद था जिसे ऑप्ट कर लिया जाता तो शायद इससे बेहतर रहता? देखें, सबसे पहली बात तो ये है जो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो इसकी वजह पेश की है वो तो ये कहा है कि इलेक्शन को हमने जो है पुरअमन बनाने के लिए ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बेहतर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवा पाएँ, इसके लिए शेड्यूल को हमने बाइफरकेट किया है।
लेकिन असल बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो सूरत हाल नज़र आती है, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है स्टार्ट की और जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने वहाँ रिस्पॉन्स किया है, उसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं हवास बाख्ता हो चुके हैं। और वो इधर उधर के, अगर हम ये समझते हैं कि ये सारी सूरत हाल सिचुएशन चीज़ों को मैनेज करने के लिए की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जुनाबा शाजिया मरी साहबा ने कहा है, तो मेरा कहना ये है कि जो भी सूरत हाल है, जो भी सिचुएशन हो जाए इलेक्शन में, आदमी जो है हर तरफ आदमी जो है उसके जो है वो खदशात जो हैं वो जाते हैं। लेकिन चूँकि हमने भरपूर कैंपेन की हुई है और हमें यकीन है, और जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और आप मीडिया वालों ने जिस तरीके से दिखाया और आवाम ने देखा, ये इलेक्शन चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बन चुका है, वहाँ के आवाम जो ये तहिया कर चुके हैं कि हमें लीड बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे। क्योंकि पहले दिन से जो भुट्टो साहब का, जो बिलावल साहब का जो स्लोगन था कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के लोग करेंगे, नंबर एक। दूसरा, उसके अलावा उन्होंने कहा कि देखें, बात यह कि अगर वहाँ की इस किस्म की गो के हमारी वहाँ पे गवर्नमेंट है, लेकिन उनका कहना ये था कि लोगों के अगर किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, उसके लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना देते हैं, सारे लोग टेबल के ऊपर बैठ जाएं और चीज़ों का हल निकाल के आगे चलें, ताकि कश्मीर की जो काज है इसको नुकसान ना पहुँच सके। तो बात ये है कि वहाँ कुछ इस किस्म के भी यकीनी तौर पे एलिमेंट्स हैं जो कि बाहर की ताकतें हैं। मुजफ्फराबाद में आपकी हुकूमत ने, राठौर साहब की हुकूमत ने नहीं पाबंदी लगाई इस सारी तहरीक का जो मतलब चेहरा था JAC, उसको लेके आप समझते हैं कि एक तरफ वो पाबंदी है, वो नोटिफिकेशन है, और दूसरी तरफ उसी सेंटिमेंट को साथ लेके चलना, ये फिर भी आप वहाँ पे डोमिनेट करें? बिल्कुल, देखें, फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर वहाँ पे कातलो गलतगारी हो रही, इस वक्त भी 32 लोग जो हैं जाने खो चुके हैं, और अगर इस किस्म की सूरत हाल सिचुएशन हो रही हो और लोग जो है मावराए पार्लिमान जो है कुछ मतलब अपने मुतालबात कर रहे हों, तो बात यह गवर्नमेंट के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था कि इन जो है चीज़ों को, ये फैसला मुजफ्फराबाद में मौजूद हुकूमत ने खुद लिया और वो पॉलिसी इस्लामाबाद से नहीं आई थी, हैं सेनेटर साहब? लोगों के जानो माल जो है उसकी हिफाजत करने के लिए इस किस्म के इकदामात उठाने पड़ते हैं। लेकिन बात मैं आपको सूरत हाल में बता रहा हूँ, देखें, डेफिनेटली सूरत हाल मौजूद है। मैं सेनेटर साहब ये जानना चाह रहा हूँ, मुजफ्फराबाद ने खुद डिसाइड किया, इस्लामाबाद से पॉलिसी नहीं आई ना? देखें, इसके लिए तो मेरे ख्याल में जो PM साहब वो बेहतर तौर पे कह सकते हैं, या फेडरल गवर्नमेंट वो कह पाएगी। मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन इसको, चूँकि जो चीज़ जिसका मैं हिस्सा, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि इस्लामाबाद की पॉलिसीज जो है मुजफ्फराबाद पे लागू नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली उन्होंने ये फैसला खुद किया होगा, इस्लामाबाद के कहने पे नहीं किया होगा। लेकिन देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने पहले आपको ये कहा कि ये जवाब मुझसे चूँकि बनता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, कश्मीर के जितने भी फैसले हुए हैं, अगर आप पीछे चले जाएं, अक्टूबर का जो फैसला था जैक के, यही जो मुतालबात थे, आप मुझे याद करवाइएगा कि उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ही जो है, उसी फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ पे 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली, आटे की सस्ताई, ये सारी चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट ने की थी। और ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि कश्मीर हमारी टेरिटरी है, और टेरिटरी को जो मैनेज करती है वो मिनिस्ट्री जो है वो इस्लामाबाद में कश्मीर की मिनिस्ट्री है। जो मैं इन सारे नुक्तों को अगर जोड़ कर देखूं तो जाहिर है आपका कश्मीर को लेकर मौक़िफ़, या चलें गिलगित का भी मौक़िफ़ कमोबेश एक जैसा ही, और आपका मुतालबा इस्लामाबाद की पॉलिसीज़ का इन्फ्लुएंस कम हो, और आप कहते हैं कि आपकी मकबूलियत है, जाहिर है इसी नारे की वजह से होगी। इस मकबूलियत को काटने के लिए ये इलेक्शन का स्केड्यूल स्ट्रेच हो गया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपकी नज़र में जानिबदार हैं, वो डिक्टेशन ले रहे हैं? देखें, मैंने लफ्ज़ अंदेशे का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है। देखें, बात ये है, जो इलेक्शन लड़े होते हैं तो डेफिनेटली मैंने कहा कि हर तरफ हमारी नज़र होती है, लेकिन बात ये है कि हम ये भी एट द सेम टाइम, जो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो उसकी तोज्जी पेश की है कि ताकि बेहतर तौर पे, पुरअमन तौर पे इलेक्शन हो सके, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं अपना रोल बेहतर ऐसा तरीके से अदा कर पाएँ, तो हम उस बात को भी हम ओन करते हैं। तो हमारा कहना तो ये है कि हम पॉलिटिकल पार्टी, हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, और वो इलेक्शन के साथ साथ इलेक्शन डे पे और आगे पीछे जो सूरत हाल सिचुएशन होगी वो आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, ये तनकीद बहुत हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके, एहसन इकबाल साहब ने भी कहा, ख़ुद मरीम नवाज़ साहबा ने कल कह दिया, टूटी सड़कों का हवाला दिया, कराची का हवाला दिया। आप समझते हैं कि आप इसके मुकाबले में
कोई कारकर्दगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कामयाबी पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं उन्हें, जो आप समझते हैं कि इसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब हो सकता है? क्योंकि सब ये कहते हैं कि कराची जैसा नहीं बनना चाहता कश्मीर नून लीग से। मुंह तोड़ वाला लफ्ज़ तो आप जय्यद किस्म के एंकर हैं, आप कह सकते हैं। बात यह है कि आप मुझसे पूछें कि भाई देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे तनकीद करती है, लेकिन ताबड़ तोड़ हमले जो हैं वो हम नहीं करते, हम दलाइल की बात करते हैं। मेरा कहना ये है कि अगर आज आप जो है चारों सूबों को विज़िट कर लें कि रोज़गार के लिए चारों सूबे अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको नज़र आती है अवाम, तो वो मेरे सूबे सिंध के अंदर आपको नज़र आती है। उसके अलावा अगर हेल्थ के हवाले से पाकिस्तान के चारों सूबों में से अगर किसी आदमी को तकलीफ़ होती है जो गैर मुल्की इलाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो वो मेरे सिंध का दौरा करता है। एजुकेशन के लिहाज से अगर आप जाते हैं तो ग्रामर के रिजल्ट्स उठा के अगर आप देख लें तो आपको सूरत हाल सिचुएशन जो है वो आपके सामने जो है वो वाज़े हो जाएगी। उसके अलावा मैं आपको सूरत हाल, वो कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सड़कों की मिसाल देते हैं, मोटरवे की मिसाल देते हैं, कहते हैं आपसे सड़कें बनी नहीं, कराची की सड़कों की मिसाल देते हैं। तो देखें, वो सड़कें बिल्कुल बजा तौर पे है, लेकिन एक गवर्नमेंट सिर्फ वहीं पे सड़कें बनाती है जहाँ पे उनका वोट बैंक होते हैं। वो आपने हल्के मजबूत करने के लिए वो बनाते हैं, चूँकि उनको एनएफसी में आबादी के लिहाज से उनको जो है बहुत ज़्यादा रकम मिलती है और वो वहीं लगाते हैं जो उनके अपने हल्के होते हैं। लेकिन ना वो M6 की तरफ जाते हैं, ना M9 की तरफ जाते हैं, ना M10 की तरफ जाते हैं। असूल तो दुनिया का ये, अगर आप सड़कें बनाते हैं तो भाई आपको जो आलमी जो असूल था वो तो ये होता है कि जो अगर आप कोई मोटरवे या सड़क शुरू करते हैं तो पोर्ट जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से आपको शुरू करके दूसरी तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैंने गुजारिश ये बात ये कि अवामी फंड जो है वो आप अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अवाम का अगर पाकिस्तान का फंड अगर आपने लगाना है तो भाई पूरे पाकिस्तान देखें, ये तो 4 सूबे जो है मिलकर एक इकाई बनाते हैं, तो आपको तो पूरा पाकिस्तान जो है उसको पेश नज़र रखना चाहिए, न कि आपको एक सूबे के अंदर ही सड़कें जो हैं नारोवाल, सियालकोट लाहौर तरमीम के बाद बनाने चाहिए। आपको ही मिल रहा है। अच्छा शुमाइला साहब, ये तो बुनियादी तौर पे शहादत अवान साहब कहते हैं कि आप अवामी जो फंड है उसे अपनी इलेक्शन कैंपेन में खर्च कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्या जवाब है इसका, क्या जवाब है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए सदीकी साहब, बात ये है कि जो नाक़दीन होते हैं या जिन्होंने इलेक्शन के मरहले में उतरना होता है उस अखाड़े में, तो वो एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं कि अवाम जो है वो सब काम छोड़ के उनकी तरफ राग़िब हो जाएं। इस सिलसिले में समटाइम कोई बयानिया हकीकत के बरअक्स जो है वो भी बनाते हैं, लेकिन अवाम जो है उसका उस पर अवाम इस तरह से अब असर नहीं लेते, क्योंकि अब तमाम जो लोग हैं वो आप समझें कि सोशल मीडिया का दौर है और लोगों को आप बहुत हद तक जो है ना मुतासर नहीं कर सकते जब तक वो हकीकत खुद से ना देख लें। और दूसरी बात यह है कि हम कोई भी पैसा अवामी जो फलाह के लिए लगा रहे हैं उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको याद होगा कि हमें तो कहा ही जाता है कि आप बनाते ही सड़कें हैं, आप जब आते हैं आप करते ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम है, आप पब्लिक एट लार्ज को एड्रेस करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इलेक्शन जो हमने पहले मोटरवे बनाई थी वो कौन सा इलेक्शन था, और ये जो हमने जो ऑरेंज बसेस और ऑरेंज ट्रेन जो चली हैं, मेट्रो बसेस जो चली हैं, वो किस उस पे चली हैं, इलेक्शन में चली हैं। जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल दिए हैं हमने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, वो किस इलेक्शन के दौरान दिए हैं, आप मुझे ये बताएं। आप हमें ये कह सकते हैं कि जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर हम ये काम करते हैं। हमारे नज़दीक ये जरूरी नहीं कहते है कि आपका ये जज्बा जो है वो सिर्फ पंजाब तक महदूद है, आप वहाँ अपना वोट बैंक कैटर करते हैं। ये जो सखर हैदराबाद वाला पैच है मोटरवे का, आपने मोटरवे की बात की है, मोटरवे तो आपने नहीं बनाई, है तो पेंडिंग पड़ी हुई है सालों से। देखिए बात ये है कि हमने तो इस 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात दिए हैं। अब कोई सूबा अपनी हालत बेहतर ना करे और वो अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर ले कि अवाम के जो मंसूबे हैं फ्लाई, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मोटरवे तो फेडरल सब्जेक्ट है। आप बताएं कि वफाक जो है वो क्या कर सकता है।
और सेकेंडली वफाकी हुकूमत जो है वो पब्लिक एट लार्ज पे बहुत काम कर रही है। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं जब वो गिलगित इलेक्शन से पहले जब वहाँ पर गए हैं वहाँ भी कमिट करके आए हैं, और आपने उधर के रोड रास्ते देखे। हमने तो उन रास्तों को भी क्लियर किया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल है, और वहाँ पे चलना, पहाड़ों के दरमियान से रास्ते हमने निकाल के जो है वो सड़कें क्लियर की हुई हैं। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब जाके कश्मीर में जब ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अवाम कहते हैं कि भाई अपने जो वो तो देखें, आप कराची के हालात तो देखें। यहाँ पे आप लोग मुस्लिम लीग नून को तनकीद करने के लिए आगे हैं, तो देखिए अगर अवाम की खिदमत की हो तो इंसान अपने जो है वो प्रोजेक्ट को काउंट वो तो खैर वो भी बता रहे हैं ना प्रोजेक्ट्स अपने के बुनियादी तौर पे अस्पताल उन्होंने बनाए, उसके अलावा जो है वो एजुकेशन का सिस्टम। वो कह रहे हैं कि एक बढ़ती हुई मकबूलियत कश्मीर में बिलावल भुट्टो जरदारी की वजह बनी है कि आपने जो इंतखाबी शेड्यूल है वो तब्दील करवा दिया है, यानी एक दिन के इलेक्शन को आप ले गए 10-12 दिन। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इससे कोई बात तो नहीं। 5-6 दिन के दौरान जो 4-5 दिनों के वक्फे में इनकी कौन सी ऐसी मकबूलियत है जो कि आसमानों को छू जानी है? ऐसा नहीं है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर कोई इसमें चेंज हुआ होगा, इसके पीछे ये सोच नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने पहले देना है उन्होंने बाद में भी देना है, चाहे जितना इसको एक और हफ्ता आगे ले जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये इनकी सोच है, ये सोच का जाविया जिस तरफ भी रखें ये इनका हक है, ये हम इनसे छीन नहीं सकते, अपनी सोच के मुताबिक ये सोच सकते हैं। ठीक, सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुमाइला राना साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन ज़ाहिर है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, और मुसलसल 11वीं रात भी फ़ज़ाई हमले जारी रखे हैं अमेरिकी फ़ज़ाइया ने ईरान पर। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ये कहते हैं कि ईरान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, इट्स इन बिग ट्रबल, क्योंकि ईरान को बड़ी प्रिसाइज्ड तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए जो पैटर्न है जज़ायर का, साहिली इलाकों का, कि जहाँ से ईरान अपना हॉर्मुज़ को डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उनको टारगेट करना इस वक्त अमेरिकी फोर्सेस का, अमेरिकी सदर का मिशन है, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो उसकी गिरफ्त है उसको कमज़ोर किया जाए। जो बू शहर है उसके पावर प्लांट को लेकर भी कुछ सेटेलाइट इमेजेस हैं 7 तारीख और 12 तारीख जुलाई की। अगर आप उन्हें कंपेयर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बुनियादी तौर पर यहाँ भी नुकसान पहुँचा है, लेकिन ईरानी हुकाम का दावा ये है कि ये जो पावर प्लांट है ये अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ अपना काम जारी रखे हुए है। उधर ईरान ज़ाहिर है रिटेलिएट कर रहा है, जवाब दे रहा है। उर्दन की तरफ मिसाइल दागे गए हैं, और इसी तरह मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक भी जहाँ जहाँ वो समझता है कि जहाँ से उस पर हमले हो रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्या बहरीन हो, क्या कुवैत हो, कतर हो। लेकिन इस सब के बीच ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात मौजूद हैं कि ये जंग सिमटने के बजाय बढ़ती चली जा रही है, और मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक इसमें इंगेज हो रहे हैं। हौसियों का फ्रंट इंगेज हो चुका है, तो सऊदी अरब जो है वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है। वहीं साथ ही साथ अमेरिका में इस वक्त जो बहस है वो ये है कि इस जंग पे ख़र्चा बहुत हो रहा है, और इसके मुतालिक जो डाटा दिया जा रहा है, यानी हेक्सेट वज़ीर जंग जो हैं वो कहते हैं कि अब तक 37.5 बिलियन खर्च हुआ है। लेकिन जो सेनेटर्स हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि यहाँ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मामला है, और जो डाटा है, जो नंबर्स हैं वो फर्ज किए जा रहे हैं, वो एग्जैक्टली शेयर नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक सफारती कोशिशें अपनी जारी रखे हुए हैं। वहीं साथ ही साथ इसका जो खमियाजा है, पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना और दीगर मामलात, वो भी भुगत रहे हैं। ये मामलात कितनी तेज़ी से सिमट सकते हैं या कितनी जल्दी जो है अभी की तरफ जा सकते हैं, इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जावेद हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं, एक सीनियर डिप्लोमेट पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं ईरान में। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इस वक्त ज़ाहिर है जहाँ ये मामला सिमटते सिमटते एक MOU तक आ गया था, 14 निकात तक आ गया था, अब ये इस हद तक बिखर चुका है कि मशरक़ वस्ता के ममालिक के जिनको इस जंग में इंगेज ना होने के लिए पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में रहा, उनके साथ सफारतकारी करता रहा, वो भी अब कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बादी और नज़र में कहना गलत ना होगा कि ये इन्वॉल्व हो भी चुके हैं बहुत सारे फ्रंट्स पर। जी देखिए, वह इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 17 जून को साइन हुआ था, और उसके बाद फिर चंद दिनों के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट कतर और पाकिस्तान ने इशू की थी। तो तवक्को की जा रही थी कि यह मामलात लड़ाई की बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पे हल होंगे, ख़ासतौर पर टेक्निकल लेवल जो टॉक्स हैं न्यूक्लियर इशू पे, सेंक्शंस, रिलीफ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के
फ्यूचराइजेशन, इन चीज़ों पे बातचीत होगी और मामलात को बातचीत से हल किया जाएगा। बदकिस्मती से उम्मीदें पूरी नहीं हुई और अब चंद पिछले कोई हफ्ता 10 दिन से 10-12 दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इशू के ऊपर ही दोबारा जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक जंग का सामान शुरू हो गया है। और फुल स्केल जाओ तो जंग शायद नहीं कही जा सकती, लेकिन बहरहाल उससे मिलती जुलती शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और इस सिलसिले में सवाल अब ये होता है कि आइंदा ये जो सूरत हाल है क्या रुख इख्तियार करेगी। तो उसमें कोशिश तो जो खित्ते के ममालिक हैं, पाकिस्तान है, मीडिएटर्स हैं जैसे पाकिस्तान और कतर है और दुनिया के दूसरे ममालिक हैं, उनकी साझेदारी ख्वाहिश ये है कि जो भी मुतनाज़ा इशूज़ हैं, उमूर हैं, उनके ऊपर बातचीत के ज़रिए उनको अमेरिका और ईरान के दरमियान हल किया जाए। अब दोनों अमेरिका और ईरान की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं मुख्तलिफ एवेन्यूज़ से, जैसे पिछले दिनों यानी आए हुए थे ईरान के वज़ीर दाखिला और उसके अलावा स्टेटमेंट्स जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की या मार्को रूबियो साहब की आज की स्टेटमेंट है मनीला की, तो उससे ये लगता है कि दोनों ममालिक असूली तौर पे तो मुज़ाकरात को तैयार में वो रिज्यूम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर एक की अपनी प्री कंडीशंस हैं और वो चाहते हैं कि वो पहले से उन प्री कंडीशंस के ऊपर जो है वो इत्तफाक हो तो फिर आगे मुज़ाकरात को बढ़ाया जा सके। तो इसमें एक तजवीज़ जो बड़ी अच्छी मीडिएटर्स ने दोनों ममालिक को पेश की है वो ये है कि 10 दिन के लिए सीज़ फायर कर लिया जाए और सीज़ फायर के दौरान जो हैं जो जिन मुतनाज़ उमूर के ऊपर ये झगड़ा शुरू हुआ है, दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है, उनको डिस्कस करके कोई ऐसा फार्मूला निकाला जाए वंस एंड फॉर ऑल, उसको जो है वो फार्मूले के जरिए से। लेकिन बुनियादी तौर पे जावेद साहब इसमें एक अजीब सूरत हाल ये रही कि जाहिर है आप MOU करते हैं या जब भी सिफारतकारी करते हैं किसी जंग को ख़त्म करने के लिए आप रास्ता बनाते हैं, लेकिन यहाँ एक न्यू नॉर्मल सेट हो रहा है कि आप जंग का एक फ़ेज़ एंड देन एक आप कह लीजिए कि बीच का एक टाइम पीरियड गेन करते हैं जिसमें आप जंग बंदी अमन मुआहदे पर काम करते हैं, देन अगेन आप वापस स्क्वायर वन पे चले जाते हैं। क्या इस न्यू नॉर्मल की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो रिजिडनेस है वो भी ज़ाहिर है अपनी अपनी जगह पर बरकरार है और कोई भी अपने एक भी नुक्ते से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में इतनी पेसिमिस्टिक व्यू लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। ईरान 2 दफ़ा अमेरिका से धोखा खा चुका है या उससे एक उसको तल्ख तजर्बा हो चुका है। एक पिछले साल जून में जब अमेरिका ने हमला किया और इस साल फरवरी में 28 फरवरी को किया, जिस वक्त की खबरें ये आ रही थी कि न्यूक्लियर इशू जो मेन एक तक ओमान ने अनाउंस कर दिया था या उसके ऊपर प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस की सूरत हाल में 28 फरवरी को अमेरिका का ईरान पे हमला करने का कोई जवाब बनता ही नहीं था। इसलिए सारी दुनिया ने तकरीबन अपने या तो ईरान को सपोर्ट किया है या उसके हमदर्दी उसके साथ जाहिर की। इवन नेटो जो अलाइज हैं ईरान अमेरिका के, उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। तो वो एक सूरत हाल थी और फिर बाद में 8 अप्रैल को पाकिस्तान की अपील पे सीज़ फायर हुई। फिर एक बड़ी तगोदो के बाद इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसमें काफ़ी सारे मामलात को निपटाया गया। हर एग्रीमेंट को जो है उसमें कोई ना कोई बात एम्बिग्यूटी रह जाती है और यहाँ पे जो एम्बिग्यूटी जो रह गई है अब या जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर क्या सूरत हाल होगी, किसी का कंट्रोल होगा या नहीं होगा, टोटल फ्री नेविगेशन होगी या क्या किया जाएगा। उसमें ईरान का नुक्ता चीज़ों को लेकर चलता रहा, पहले लबनान वाले इशू को कहता रहा, लेकिन ऑल दो अब लबनान में चीज़ें जो है वो डिफरेंट तरीके से बेहतरी की तरफ जा रही हैं उनके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत। सो अगला नुक्ता जो है वो आपना हॉर्मुज़ का जो है वहाँ पर मामला फंस चुके हैं। खैर लेट्स सी, सिफारती कोशिशें डेफिनेटली जारी हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सिफारती फ्रंट पर हो क्या रहा है? वज़ीर दाखिला ईरान के पाकिस्तान आए थे और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बड़ी गर्मजोशी से न सिर्फ उनका इस्तकबाल किया बल्कि पैगामात का भी तबादला हुआ है। इस फ्रंट पे क्या चल रहा है, शाम साहब में ज्वाइन कर उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या एग्जैक्टली कह दिया गया और क्या बताया गया ईरान की तरफ से कि क्या करने के लिए वो तैयार है? क्या हमारी तजावीज़ थी और क्या उन्हें माना गया है? देखिए, ये तो बार पाकिस्तान भी, कतर भी, ओमान भी और सारे लोग, इवन चाइना भी उनको कह रहे हैं कि भी देखें सीज़ फायर हो चुका था, MOU साइन हो चुका था, लेबर ब्लॉकेट ख़त्म हो चुका था। आपने फिर ये 4 जुलाई को जिस दिन तस्लीम हो रही थी सुप्रीम लीडर की, आपने जो कतर और सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पे हमला किया, उससे सूरत हाल खराब हो गई। अब लेटेस्ट ये है कि ये जो आप पूछ रहे हैं अभी अपने
जो ईरान के वज़ीर दाखिला आए हुए हैं, उन्होंने आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर को भी एक प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने एक मैसेज दिया, लेटर दिया, और एक ख़ास लेटर जो है ना वो सुप्रीम लीडर की तरफ से मेरी इत्तला ये है कि वो फील्ड मार्शल साहब के लिए आया है वो, और उसमें जो कुछ इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि किसी तरीके से वो अबूरी सीज़ फायर करा दिया जाए और ये 40 से 60 दिन का फिर हम निटी-ग्रिटी बाद में तय करते हैं। लेकिन यही मैसेज फिर अमेरिकन को दिया गया तो वो कहते हैं कि ये आज की रात तो बड़ी पुरस्कार रात है, हमने तो तय कर लिया था कि 11 रातों के बाद 12वीं रात को हमने आपकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमले करने हैं। लेकिन एक फ्लिप साइड इसकी ये है कि आपने देखा कि कल जो जितनी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बता दिया कि जी आपकी एयर स्ट्राइक्स कामयाब होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है वो बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे से जाके वो कहा जाता है कि उन्होंने टनल के साथ साथ ट्रेन बना के तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, लिहाजा ये मुमकिन नहीं हो। लेकिन उबैद सेंटकॉम और पीट हेग्सेट और किसी हद तक मार्को रूबियो जो है ना वो कहते हैं कि हमें करना ही करना। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से जेडी वैंस ने पोजीशन ली है, कल फॉक्स टीवी को 3 घंटे का जो इंटरव्यू दिया है उस पर सुना लोग बड़े नाराज हुए हैं, और जिसमें उन्होंने कहा कि ये जंग पॉपुलर जंग नहीं थी, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए था। ये अलहदा बात है कि कल आपने देखा कि चौथे बच्चे की पैदाइश जेडी वैंस के हुई है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी वहाँ गए थे, बड़ी गुडी गुडी बातें भी हुई। अब एक तो ये कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी तरीके से ये न्यूक्लियर साइट पे हमले रुकवा दिया जाए। अमेरिकन ये समझ रहे हैं कि 40 दिन की तजवीज़ पे 12वीं रात वाला जो मामला है इस पे मामलात संभल गए, क्योंकि पहले भी इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे आके हमने जब सिविलाइजेशन ख़त्म होने का एक नारा था वहाँ जाके हमने मामलात को संभाला था। तो ये 12वीं रात से पहले हो रहा है? देखिए अच्छा सवाल है उबैद आपका। देखिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के एफर्ट तो हमारे यही हैं, और जो कुछ इत्तलात ये हैं कि हमारे वो शेख साहब वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनके ज़रिए जो कुछ बातें कन्वे की गई हैं वो तो यही की गई हैं कि जी थोड़ा सा टाइम दें, आप इससे आगे ना जाएं क्योंकि मामला कुछ रुक सकता है। और दूसरी तरफ आप देख लें वांग यी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो जब से सागदार साहब आए हैं वो सुना 2-3 दफ़ा बात हो चुकी है, एक ही लफ्ज़ दोहराते हैं उबैद, गेट ओवर इट, गेट ओवर इट। अब देखें एक तरफ विकीमीडिया कह रहा है कि जी रशिया और चाइना इस जंग के बिगेस्ट बेनिफिशरी हैं, दूसरी तरफ चाइना हमें कह रहा है जंग को रुकवाएं। अब अमेरिकन जो है ना वो किसी हद तक बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन उनका ये ख्याल है कि हमारी सुपर पावर की अथॉरिटी जो है ना वो इरोड होती जा रही है, कि हम अपनाए हुर्मस जो है ना जो हमने कहा था कि जब हम कंट्रोल करेंगे ब्लॉकेट करने के बावजूद वो बात नहीं बन पा रही। और तीसरी जो इसमें जो एलिमेंट दाखिल हो गया है ना वो बड़ा सीरियस है। देखिए कल से उबैद पाकिस्तान सऊदी अरब अमेरिकन की नेवल एक्सरसाइज वहाँ पे शुरू हो गई हैं यमन और सऊदी अरब के बॉर्डर पे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और सऊदीज ने सुना ये कहा है कि जी ये जो बाबुल मंदक के ऊपर जितने जो मिसाइल इन्होंने माउंट कर दिए हैं हुतीज ने, ये तो हमारे लिए खतरा है। क्या ये मैसेज दे दिया गया है ईरान को कि ये बाबुल मंदब वाला एलिमेंट अगर आपके होशी कर जाते हैं, आपकी हिमायत याफ्ता, तो बुनियादी तौर पे फिर ये हमारी रेड लाइन क्रॉस हो रही है, फिर हम नहीं देखेंगे कि हमारा कितना करीबी ताल्लुक है, क्या मामला ये हो गया? बात की जा रही है जी हाँ, ये बड़ी हद तक कन्वे हो गया। दूसरा जो बहुत ज्यादा कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं आप सऊदी लीडरशिप को कह रहे हैं कि 4.5 मिलियन बैरल उनका जो रोजाना तेल जाता था मंदब से मंदब से वो नहीं जा रहा। तो सऊदी जो है ना उनको ये भी डर है कि ये प्रॉक्सी के तौर पे पूरी सपोर्ट ईरान की है। ईरानियों को ये लग रहा है कि नहीं भी एक दुनिया में गुडविल जो बनी थी, अगर जो बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं, वली नसर जैसा एक टॉप का आपने पता है एनालिस्ट है ईरानी अमेरिकन, वो यही कहता है कि जो बेस्ट फ्रूट थे लो हैंगिंग फ्रूट जो है ना वो ईरान ने ज़ाया कर दिए। तो मुझे यूँ लग रहा है जो यहाँ पे इस्लामाबाद में फील है वो यही है कि पाकिस्तान एज वी स्पीक पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिकन को कन्विंस कर दिया जाए, लेकिन वो यही बात कर रहे हैं कि इनसे ये बात बनवाएं कि आप नए हुर्मस का ब्लॉकेट खत्म करें, उसके बाद फिर हम कोई तय करते हैं तरीकाकार, नए सिरे से जब बातचीत होगी तो फिर तय करेंगे कि मामला किधर से किधर जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू एहतशाम साहब। इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।